थोड़ा सा कक्षा 10वीं के गणित विषय का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ बोर्ड की बुक है। आप मिला लेंगे अगर आपकी किताब में कुछ अलग दिया है तो। इससे स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा वाइड है। ठीक है, इसमें आपको ना एक जगह कंस्ट्रक्टिव काम करना है ज्यामिति में, वो देख लेंगे आप, है ना। सिलेबस सबसे पहले पढ़ेंगे, डाउनलोड करके प्रिंट रख लेंगे। ठीक। सबसे पहले तो बहुपद। बहुपद क्या होगा, एक एक्स अगर लिखता हूँ तो ये एक पद, और ये दो लिख दिया तो बहुपद। ठीक है, और ऐसे अगर सॉल्व कर दिया तो x-2। ठीक है, x क्या है, x देखो यहाँ पे लिखा हूँ, x क्या है, वेरिएबल है जिसका मान चेंज होते रहेगा। -2 क्या है, कांस्टेंट है, अचर है जिसका मान चेंज नहीं होगा। ठीक, अब ये इक्वेशन आपको दिया रहेगा, इसमें से भाग गुणा वगैरह सारे चीज़ करना है। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, द्विघात समीकरण है। ये आपका चैप्टर 3 है। ठीक, एक चर का द्विघात समीकरण। तो ये मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड करना, ये सारा चीज आगे भी काम आएगा। दो चरों का रैखिक समीकरण देख लेते हैं। रैखिक समीकरण पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखी रहती हैं, और जब ग्राफ पे अगर इसको प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करने से एक सरल रेखा आती है, हमेशा सरल रेखा आएगी अगर घात एक्स और वाई दोनों का एक है तो। ठीक है, वाई नहीं भी है तो, या फिर एक्स नहीं है या फिर वाई नहीं है, कोई मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स इक्वल टू 2 या वाई इक्वल टू 2, दोनों का लाइन क्या आएगा, सरल रेखा ही आएगा। ठीक है, और रेखा नहीं होता है, सरल रेखा होता है। ठीक है, रैखिक समीकरण लिखा हुआ है, सरल रैखिक समीकरण नहीं होता है, लेकिन रेखा सरल रेखा ही होती है गणित में, ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत सारे समीकरण से कथन बनाना आप किए हुए हैं, आपको टफ नहीं लगेगा। युगपत का समीकरण हल आलेखी विधि से, अगेन देखो वही जो ग्राफ बता रहा हूँ मैं, वही है। विलोपन और प्रतिस्थापन थोड़ा सा, और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई डाउट नहीं है, ये सारा चीज समझ में आ जाएगा, बस आपको ग्राफ पढ़ते हुए चलना पड़ेगा। एक चर का द्विघात समीकरण, अब देखो इसका सबसे पहले तो एक चर का द्विघात समीकरण समझते हैं। ठीक है, मैं समझाया फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं लगा है तब तक समीकरण नहीं है ना वो। अगर देखो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दूं तो ये समीकरण नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी अगर ये लिख दूं तो ये असमीका हो गई, लेकिन 0 लगा है तो ये समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसका मूल निकालना रहेगा अल्फा बीटा। ठीक है, कहीं पे दिया होगा अल्फा बीटा या ए बी कुछ भी, हाँ यहाँ पे देखो मूल लिखा है ना, मूल यही है इसका। और मूल मूल मतलब इसका आंसर। ठीक है, जैसे एक्स माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 का मूल अगर पूछे कोई तो क्या बोलोगे, एक और एक। ठीक है, दो मूल बोलते हो क्योंकि दो घात में दो है ना, तो दो मूल क्या बोलोगे, एक और एक, तो a इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, दो मूल हो गया। ठीक है, अब दो मूल ये कहाँ कहाँ पे आया पता है, ये यहाँ पे आया, सॉरी गलती बन गया थोड़ा सा, ये ऐसे। ठीक है, फिर गलत बन गया, ये दोनों एक पॉजिटिव है ना, तो अच्छा सॉरी दोनों अरे यार, ये बनेगा। ठीक है, 1 1, ये जो ग्राफ बना रहा हूँ यू, ये परवलय ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही बनता है यार, देख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी देखते हैं, समांतर ये तो समझ जाओगे, कोई उसमें डाउट नहीं है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, थोड़ा ग्राफ बनाने में टाइम लग गया। समांतर श्रेणी देखते हैं। A1 श्रेणी और सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या अंतर होता है, ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, और जब उसी को प्लस कर दोगे तो सीरीज हो गया। ठीक है, अब इसका एनवा पद निकालना है। ठीक है, मान लो किसी टर्म का मतलब इसका एन टर्म निकालना है, देखते हैं कैसे। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 1 एन माइनस 1 डी, ये सब तो किए होगे। एक नया फॉर्मूला ऐड हो जाएगा, उसका ए एन इक्वल टू ए बाई 2 एन प्लस एल, एल क्या होगा, लास्ट टर्म होगा। ठीक है, एन पदों का योग बोला है तो एनवा पद जो बोलेगा वो लास्ट पद हो जाएगा। ठीक है, अनुपात एवं समानुपात समझ लेते हैं। मान लेते हैं मैं 100 रुपये किसी कंपनी में लगाता हूँ, और मेरा दोस्त, मतलब सॉरी 50 रुपये मैं अपनी तरफ से लगाता हूँ, 50 रुपये मेरा दोस्त लगाता है किसी कंपनी। ठीक है, कंपनी में लगाता है, तो हम लोग का शेयर का अनुपात क्या हो गया, एक अनुपात एक हो गया। अब उसी कंपनी में कोई सी और डी भी पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये लोग 100 रुपये लगा रहे हैं, तो उनका भी अनुपात क्या हो गया, एक अनुपात एक हो गया। तो मैं कैसे लिख दूंगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, क्यों, क्योंकि दोनों का अनुपात एक एक है। यही सब करना है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कर लेंगे। यही सब है, क्वेश्चन इजी हैं, समझने की जरूरत है बस थोड़ी सी। निर्देशांक ज्यामिति में आ जाओ। निर्देशांक ज्यामिति देखो, ये रेखा का समीकरण लिखा है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और मैं थोड़ी देर पहले बताया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का समीकरण क्या आएगा, रैखिक समीकरण आता है ना। ठीक है, ये रेखा बनेगी हमेशा अगर, और ये किसकी किसकी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको रेखा के फॉर्म में ये लिखा है रेखा फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से समझ के देख लो, ये दोनों इक्वेशन सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों लाइन के इक्वेशन है। क्यों लाइन की इक्वेशन है, क्योंकि ये भी एम एक्स
वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है तो एम ए समझ लो यार अभी के लिए, ठीक है, एम ए है थीटा, यही है अभी के लिए क्या। अब उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं, डिटेल आगे करेंगे, 5 मिनट की क्लास है, बस आलेख समझते हैं। आलेख वही ग्राफ ड्रॉ करना, आलेख कोई दिक्कत नहीं, उसमें समझ लेंगे। बैंकिंग एवं कराधान समझेंगे, कर क्यों लगता है, क्या होता है कर, बैंक क्या है, क्यों बैंक काम करते हैं, वो सब। सावधि जमा खाता होता है, टाइम बाउंडेड होता है, ब्याज मतलब ठीक है, ब्याज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं ना, सिंपल नहीं बोलते हैं, ये प्रिंसिपल गलत लिख दिया हूँ मैं। इनकम टैक्स की गणना करना है, ठीक है, अध्याय 8 है ये। अध्याय 9 में चलते हैं, ठीक है। अध्याय 9 में देखो त्रिकोणमिति एवं सर्वसमीकरण। अब त्रिकोणमिति कैसे आया, तो त्रिकोणमिति कैसे आता है मैथ्स में हमेशा, ये राइट एंगल ट्रायंगल से आता है, ठीक है। ये अगर एंगल है तो ये इसको थीटा मानते हो, ठीक है, इसको एच ए और इसको ओ, हाँ ये अपोजिट हाइपोटेनियस और ये बेस एडजाकेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसी से साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह का वैल्यू फाउंड आउट करते हो ना, साइन कॉस टेन थीटा, ठीक है। अब बोला है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना एक से दूसरे अनुपात को, और दोनों के बीच में संबंध बताना है, ठीक है। तो एक संबंध तो ऐसे लिखते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो लिखे हो। अब इसी को साइन को अगर मैं मतलब ये कॉस और उस सबको ट्रांसफर कर दूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये अंडर रूट हो जाएगा, यही संबंध होता है, यही सब बताना है। ऊंचाई और दूरी समझ लो, यहाँ से अगर तुम किसी पेड़ को देख रहे हो, ठीक है, ये पेड़ है, अगर इस पेड़ को देख रहे हो तो यहाँ पे तुम्हारा आई है, तो ये वाला एंगल थीटा कितना बन रहा है, या जिस इसका जस्ट अपोजिट कोई अगर तुम्हें ऊपर से देख रहा है, यहाँ पे तुम खड़े हो, तो फिर ये वाला एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ऊंचाई एवं दूरी, ऊंचाई इसको बोलोगे हाइट और डिस्टेंस इसको, खत्म चैप्टर, ठीक है। उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बेसिक अगर शुरू चैप्टर 1 से ही पढ़ते जाओगे सारा चीज शुरू से ग्राफ वगैरह के साथ, तो एकदम चीजें आसान है, ठीक है। ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता ये बताना है। अब देखो ये कंस्ट्रक्टिव काम करना है इसमें, इस पे बात नहीं करते हैं, इसका सीधा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये चैप्टर टफ लग सकता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन करना हमेशा टफ होता है, ठीक है टफ नहीं लेकिन टफ लगता है। प्रोडक्टिव काम करने में कठिनाई तो होती है सबको, इसीलिए लोग करना नहीं चाहते, इसीलिए वो चैप्टर टफ लगता है, सीधी सी बात है और कुछ नहीं है। गणितीय कथनों की जांच, अब देखते हैं, अगर मैं समेसन ऑफ एन अगर नेचुरल नंबर लूं और एन एन प्लस 1/2 अगर मैं फॉर्मूला मान लेता हूं कि इसका फॉर्मूला होता है, और मैं बता देता हूं कि एन क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर वगैरह समझ लेंगे सब क्लास में, कहीं ना कहीं तो सारी चीजें टकराएंगी ही। अगर n बिलोंग्स टू नेचुरल है और नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसा ना, गणना के लिए जिसका यूज करते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो ये जो मैं फार्मूला डिराइव किया हूँ वो सच है कि नहीं, बस इतना समझ लो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं एन, इसको मत समझो, हो गया छोड़ो हटाओ, बस ये समझ लो कि इजी है, प्रूफ करना है बस, रख के ना यार, एन इक्वल टू 1 रखोगे, एन इक्वल टू 2 रखोगे, एन इक्वल टू 3 रखोगे, ठीक है। फॉर्मूला सेटिस्फाई तो सेटिस्फाई लिख दोगे, प्रूफ हुआ। थ्योरम अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो लिख दोगे कि प्रूफ नहीं हुआ, और क्या बात खत्म। क्षेत्रमिति, अब इसमें ये मतलब ये तो आप जानते ही हो, फेमिलियर हो इससे, ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बस ये 3D ऑब्जेक्ट है, घन घना वगैरह ना 3D ऑब्जेक्ट है, गोला 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या, शंकु 2D है। शंकु अगर पूछ रहा है तो शंकु 3D हो जाएगा, और शंकु परिच्छेद अगर पूछेगा तो 2D हो जाएगा, पर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो उसको 3D टाइप से ही लेके चलेंगे। 3D मतलब हाइट ब्रेथ और मतलब जो भी बोलते होंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों आ गई यार, बस बात खत्म, ठीक है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आ गई तो क्या हो गया, 3D हो गया। आंकड़ों का विश्लेषण देखते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण शायद आप लोग थोड़ा बहुत तो किए ही होगे, औसत वगैरह निकालते हो ना, वही है आंकड़ों का विश्लेषण। आपको एक आंकड़ा ही तो दिया जाता है कि ए बी और सी इतने हैं, तो पता करो कि औसत कितना है, तो ये आंकड़ा ही तो दिया गया, आपको औसत निकाल देते हो कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 इन लोग के बीच का औसत हो जाएगा। वैसे ही देखो ये माध्यिका निकालोगे, बहुलक निकालोगे, इसी टेबल बना के देता है ना कि इंटरवल इतना 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 है और ये फ्रीक्वेंसी इतना है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, क्लास स्टार्ट करेंगे तो फिर बाकी चीज़ें देखेंगे अगर हो पाई तो। धन्यवाद।